नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीज फायर खत्म होने से पहले अमेरिका ईरान बातचीत पर सस्पेंस बरकरार। ईरान ने अब तक डेलीगेशन इस्लामाबाद भेजने से किया इनकार। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ ग्रेट डील की उम्मीद जताई। कहा, ईरान के पास इस्लामाबाद डेलीगेशन भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं। सीज फायर की डेडलाइन बढ़ाने से किया इनकार। CNBC एक्सक्लूसिव। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में जोश। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। बैंकिंग शेयर भी दौड़े। डिफेंस ऑटो एनर्जी इंडेक्स बढ़त पर बंद। नेस्ले इंडिया ने पेश किए शानदार नतीजे। चौथी तिमाही में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हासिल। एबिटा मार्जिन में भी बढ़ोतरी। ₹5 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान। वेस्ट एशिया में युद्ध की वजह से जूझ रहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को राहत दे सकती है सरकार। कच्चे माल पर लगे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स में ढील संभव। चरणों में ढील देने और हटाने का निर्देश जारी। एप्पल में बड़े बदलाव। टिम कुक की जगह जॉन टर्नर्स होंगे नए CEO। कुक बनेंगे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। स्टीव जॉब्स के साथ काम कर चुके हैं टर्नर्स। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का PM मोदी पर विवादित बयान। खड़गे ने PM मोदी को कहा आतंकवादी। बाद में बयान पर दी सफाई। बीजेपी ने बोला खड़गे पर हमला। पहले चरण के मतदान से पहले बंगाल में चरम पर चुनाव प्रचार। अमित शाह का ममता पर वार। कहा, बंगाल में बनेगी बीजेपी सरकार। ममता को टाटा बाय बाय कहने का वक्त आया। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की डेडलाइन खत्म होने वाली है, लेकिन इस्लामाबाद में राउंड 2 की बातचीत होगी या नहीं होगी, इसे लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ईरान अपने डेलीगेशन को इस्लामाबाद भेजने से अब तक इनकार ही कर रहा है। क्या है ताज़ा अपडेट? बात करने के लिए हमारे साथ है लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि सीज फायर डेलीगेशन अब डेडलाइन उसकी बहुत करीब है, लेकिन बातचीत होगी या नहीं होगी, इस पर क्या अपडेट है? देखिए, अभी भी इसको लेके काफी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि इस्लामाबाद में बातचीत होनी अब से कुछ ही घंटे बाद। लेकिन इस बातचीत के लिए सबसे जो मुख्य किरदार है वो है ईरान। लेकिन ईरान का कोई डेलीगेशन अभी तक नहीं पहुंचा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक कोई डेलीगेशन नहीं पहुंचा है, और इस बात की जानकारी खुद ईरान की सरकार की तरफ से दी गई है और खुद ईरान के जो नेता उनकी तरफ से दी गई है कि अभी तक कोई वहां पे नहीं पहुंचा है। हालांकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स कई बार अंतर्विरोधी आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, यहां से निकल चुके हैं, कुछ कह रहे हैं इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। लेकिन ताजा जानकारी यह है कि ईरान की तरफ से जानकारी दी गई सरकार की तरफ से कि अभी तक कोई वहां पर नहीं पहुंचा है। लेकिन नहीं ही पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचने का फैसला लिया गया है, इस पर ईरान सरकार चुप है। तो इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि ईरान शायद आखिर तक अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम आखिर तक नहीं जाने की बात करें तो कुछ और ज्यादा बार्गेन कर पाएंगे। दूसरी तरफ यूएस की तरफ से JD वेंस और राष्ट्रपति ट्रंप के जो बाकी टीम है वो इस्लामाबाद पहुंचने वाली है, इस बात की जानकारी आ रही है। और ट्रंप ने भी कहा है, और यहां भी सूत्र कह रहे हैं कि अगर बातचीत सही रास्ते पर आगे बढ़ी तो ट्रंप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पे जुड़ सकते हैं इस बातचीत में। टकरार 2 मुद्दों पर है। पहला, अमेरिका इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि हर हाल में परमाणु कार्यक्रम ईरान को छोड़ना होगा हमेशा के लिए। ईरान हर हाल में हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरा, ईरान अमेरिका के जो धमकी भरी रणनीति है बातचीत से पहले, उसको लेकर के थोड़ी सी नाराजगी जताई है कि जिस माहौल को बना रखा है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने, उस माहौल में बातचीत हो नहीं सकती है। बार बार ये बयान आ रहा है, लेकिन ये सस्पेंस है। हो सकता है कि दबाव की रणनीति हो ईरान की, लेकिन जब तक कि बातचीत की डेडलाइन खत्म हो जाती तब तक कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने CNBC के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में ईरान के साथ ग्रेट डील की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास इस्लामाबाद में अपना डेलीगेशन भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। What I think is that we're going to end up with a great deal. I think they have no choice. We've taken out their Navy, we've taken out their Air Force, we've taken out their leaders, frankly, which does complicate things in one way, but these leaders are much more rational.
It is regime change, no matter what you want to call it, which is not something I said I was going to do, but I've done it indirectly, maybe, but I've done it. We don't have that much time because by the time both parties get there, as you know, they just got the okay to go forward, which I knew they were going to do anyway. I mean, I don't think they had a choice. They have to negotiate. And, you know, the one thing I'll say is this: Iran can get themselves on a very good footing if they make a deal. They can make themselves into a strong nation again, a wonderful nation again. They have incredible people. But they seem to be, you know, bloodthirsty. They're led by some very, very unfortunately tough people. And I don't mean tough in a good way. I think it's very negative for the country because we're much tougher than they are, like not even close. But they have to use reason and they have to use common sense, and they can get themselves into a great position to make themselves into a great country, but a legitimate country, not a country based on death and horror. और आज आवाज़ अड्डा में भी इसी पर होगी बड़ी चर्चा। ईरान, अमेरिका, भारत का धर्म संकट। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। ट्रंप टैरिफ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवैध घोषित करने के फैसले के बाद भारतीय एक्सपोर्टरों को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का रिफंड मिल सकता है। कोर्ट के आदेश पर एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए एक्सपोर्टरों को रिफंड देने की व्यवस्था की जा रही है। ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आलोक प्रियदर्शी। बताएं आलोक, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, देखिए, ये जो भारत से अमेरिका में खासतौर से टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और केमिकल सेक्टर में एक्सपोर्ट करने वाले जो कारोबारी हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को अवैध घोषित किया और कहा था कि इसको एक्सपोर्टरों को वापस किया जाना चाहिए, लिहाजा वहां पे अमेरिका में आज भी कल 20 अप्रैल को वहां पर एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें ग्लोबल टैरिफ रिफंड की व्यवस्था की गई है। इस पोर्टल का नाम CAPE है। इसके जरिए ही तमाम जितने भी रिफंड्स हैं उसको वापस किया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक करीब जितने भी अमेरिका में इंपोर्ट होते हैं उससे करीब जो रेसिप्रोकल टैरिफ है $166 बिलियन की वसूली की गई थी, जिसमें से भारत का करीब हिस्सा 10 से 12 बिलियन डॉलर का था, जो लगभग करीब 80 हजार से 1 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है। इसमें अगर देखें तो खासतौर से टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट का $4 बिलियन, इंजीनियरिंग गुड्स का करीब $4 बिलियन, इसी तरह से $2 बिलियन करीब केमिकल या दूसरे सेक्टर्स का है। तो लिहाजा अब ये जो एक्सपोर्टर हैं वो अपने इंपोर्टर यानी कि जो अमेरिका में उनके बायर्स हैं उसके जरिए इस रिफंड को क्लेम कर पाएंगे। खासतौर से ये पोर्टल जो है अमेरिकी कंपनियों के लिए खुली है, उन कंपनियों को रिफंड मिलेगा और उनके जो इंडियन एक्सपोर्टर हैं उनके जरिए एक रिफंड शेयरिंग की व्यवस्था की जा सकती है और एक्सपोर्टरों को उसके जरिए जो अवैध एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वसूली माना जा रहा था उसकी वापसी हो सकती है। आपको बता दूं कि ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था वो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत लगाया था और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसी को अवैध घोषित किया था। लिहाजा अब एक उम्मीद है कि जो वसूली की गई है वो अपने अमेरिकी काउंटर पार्ट यानी कि वहां के जो अमेरिकन बायर्स हैं उनके जरिए इंडिया के एक्सपोर्टर्स उसमें से रिफंड शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट या आगे जिस तरह की व्यवस्था कर सकेंगे उस हिसाब से उसको रिफंड ले सकेंगे। अमेरिका और ईरान में बातचीत को लेकर सस्पेंस के बीच बाजार में बुल्स का जोश देखने को मिला। सेंसेक्स, निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप के अलावा बैंकिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। निफ्टी बैंक इंडेक्स करीब 1.4% बढ़त के साथ बंद हुआ है। कैसा रहा आज के बाजार का कारोबार, पूरी डिटेल बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन, क्या शानदार गेन्स आज के सत्र में बाजार में देखे गए हैं। बैंकिंग सेक्टर की बात करी जाए तो मेजर इंडाइसेस में ये लीड करता हुआ नजर आया है। निफ्टी में शानदार क्लोजिंग देखने को मिली है। मिड कैप और स्मॉल कैप भी यहाँ पे अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेक्टोरल पॉकेट की अगर बात करी जाए तो हर जगह आज जो मोमेंटम है शानदार बना हुआ था। देखिए, फाइनेंशियल्स में अच्छी खासी तेजी, एफएमसीजी तो आखिरी तक आते आते क्या इसने एक रेस जो लगाई है। आईटी में अच्छा गेन था, इसके साथ रियलिटी पैक आज काफी ज्यादा बजिंग था। मॉर्निंग से हम देख रहे थे कि यहाँ पे मोमेंटम जो है वो शानदार तरीके से कायम था। आइए बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। निफ्टी की अगर इस टाइम पे बढ़ने वाले स्टॉक्स की बात करी जाए तो देखिए एफएमसीजी के सबसे ज्यादा आपको स्टॉक देखने को मिलेंगे। नेस्ले इंडिया, यहाँ पे नतीजे आए, नतीजे काफी शानदार, उसके बाद 7.5% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। एचयूएल, ट्रेंट और बजाज फाइनेंस अच्छे खासे गेन्स के साथ आज के सत्र में बंद हुए हैं। इसके अलावा लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए तो एसबीआई
लाइफ, देखिए यहाँ पे SBI लाइफ की अगर बात करें तो कल नंबर्स आने वाले हैं और नंबर्स से पहले ये जो रिएक्शन है वो देखने को मिल रहा है। BEL में थोड़ी सी गिरावट है, जियो फाइनेंशियल गिरावट के साथ बंद हुआ है, वहीं डॉक्टर रेड्डीज में भी हल्का फुल्का पेन जो है वो देखा गया है। सेक्टर्स की इस टाइम पे मैं बात कर रही थी, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर ले FMCG शेयर्स की, तो यहाँ पे पूरे ही सेक्टर में नेस्ले का एक जो रब ऑफ इफेक्ट है वो आज हमें देखने को मिला है। HUL में आखिरी में आते आते क्या शानदार गेन्स, यहाँ पे नेस्ले इंडिया की जो ग्रोथ है, जो नतीजे हैं Q4 के वो शानदार आए हैं। ब्रिटानिया और डाबर ने भी एक अच्छी खासी कैचअप रैली आज के सत्र में दिखाई है। इसके अलावा रियलिटी यहाँ पे सुबह से ही हम देख रहे हैं कि बस बना हुआ था, मैंने मॉर्निंग में स्टॉक्स एंड न्यूज में बताया भी था। गोदरेज प्रॉपर्टीज के जो नंबर्स आए, ओबरॉय रियलिटी के जो यहाँ पे नंबर्स आए, अपडेट्स आए हैं, वो अपडेट्स काफी पॉजिटिव साइड में आए हैं। ब्रोकरेज के यहाँ पे काफी व्यू आए हैं, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो भी काफी ज्यादा शानदार है, जिसके बाद पूरी की पूरी एक तेजी का जो मोमेंटम है हमें रियलिटी पैक में भी आता हुआ दिखाई दिया है। तो काफी लंबे टाइम बाद बाजार में हम कुछ सत्रों से देख रहे हैं कि जो रैली है वो शानदार तरीके से कायम है। और FMCG सेक्टर की कंपनी नेस्ले इंडिया ने शानदार नतीजे पेश किए हैं। चौथी तिमाही में नेस्ले का मुनाफा और आय दोनों में शानदार बढ़त देखने को मिली है। Q4 में कंपनी ने डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हासिल की है। कैसे हैं नेस्ले इंडिया के नतीजे, डिटेल्स बता रही हैं नूपुर। FMCG दिग्गज नेस्ले के आज नंबर्स आए। Q4 और FY26 के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। टॉप डाउन बीट है, हर एक पैरामीटर पर अनुमान से बेटर कंपनी ने नतीजे घोषित किए। रेवेन्यूज़ की बात करें तो 22.5% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखें तो वहाँ भी 27% से ज़्यादा की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज किए। मार्जिन में 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है और मुनाफा भी देखें तो यहाँ पर भी आपको 25.5% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नजर आएगी। डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने दर्ज किए, 9 से 11% अनुमान था। डोमेस्टिक सेल्स हाईएस्ट एवर रही है, 23% से ज़्यादा की ग्रोथ वहाँ पर भी देखने को मिली है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कैटेगरी में कंपनी की मार्केट लीडरशिप बरकरार है और फर्दर मार्केट शेयर कंपनी गेन करती हुई नजर आई है। कमोडिटी प्राइसेस पे कंपनी का कहना है कि कॉफ़ी प्राइसेस फिलहाल निचले लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। कोकोआ के प्राइसेस भी सबड्यूड है, हालांकि एडिबल ऑयल के प्राइसेस में थोड़ी वॉलेटिलिटी फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन नेस्ले का स्टॉक देखें तो रिकॉर्ड लेवल पर फिलहाल स्टॉक कारोबार कर रहा है। 61 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन टॉप डाउन बीट है, बाजार को नंबर्स पसंद आए। चीनी सेक्टर में हो रहे बदलाव को देखते हुए सरकार ने नए शुगर कंट्रोल ऑर्डर का ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें इथेनॉल को आधिकारिक तौर पर मंजूरी देने से लेकर किसानों को जल्दी भुगतान जैसे प्रावधान हैं। क्या है नए ड्राफ्ट ऑर्डर में खास, बता रहे हैं असीम मंजंदा। सरकार शुगर सेक्टर को शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 के जरिए रेगुलेट करती है। 60 साल पहले ये ऑर्डर लाया गया था। उसके बाद से शुगर सेक्टर के अंदर बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। तो अब सरकार ने उन बदलावों को देखते हुए नया ड्राफ्ट शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2026 जारी किया है और सभी स्टेक होल्डर से इसके ऊपर 20 मई तक राय मांगी है। सबसे पहले तो इसमें इथेनॉल को एक परिभाषा मिल जाएगी कि 1 टन चीनी से कितना इथेनॉल बनाया जा सकता है। उसके बाद किसानों को इससे फायदा होगा, खासतौर पर कि 14 दिन के अंदर मिलों को किसानों का भुगतान करना पड़ेगा। अगर ऐसा मिलें नहीं करती है तो उनको 15% ब्याज देना पड़ेगा। जिला कलेक्टर्स को भी इसके अंदर ज्यादा पावर दी गई है। उन्हें कहा गया है कि इसको लैंड रेवेन्यू के तौर पर इसको वसूल सकते हैं और उसके बाद किसानों को ये दे सकते हैं। तो इससे किसानों को सीधे फायदा मिलेगा। इसके साथ और भी कई सारे बदलाव इसके अंदर देखने को मिले हैं। खासतौर पर कि सरकार अब खांडसारी को भी इसके जरिए रेगुलेट करेगी। पहले उसको रेगुलेट नहीं किया जाता था। उसके साथ साथ चीनी मिलें पहले क्या MOU कर लेती थी और उसके बाद ये अमूल किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देती थी। वो नहीं होगा जब तक कि फैक्ट्री बन करके तैयार नहीं होती है। 25 किलोमीटर के अंदर दूसरी शुगर फैक्ट्री बन करके नहीं बनाई जाएगी। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो कि सरकार ने अब नए ड्राफ्ट शुगर कंट्रोल ऑर्डर के जरिए जारी किए और सभी स्टेक होल्डर्स की इसके 20 मई तक राय मांगी और उसके बाद सरकार इसको नोटिफाई कर देगी। वेस्ट एशिया में युद्ध के चलते कच्चे माल की कमी से जूझ रहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सरकार राहत दे सकती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अहम इंपोर्टेड कच्चे माल पर लगे QCOs यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स में ढील दी जा सकती है। इस एक्सक्लूसिव खबर की पूरी डिटेल बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आलोक प्रियदर्शी। बताएं आलोक, क्या कदम उठाने जा रही है सरकार?
बिल्कुल, देखिए जो सीएनबीसी आवाज के सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार ने जितने भी संबंधित मंत्रालय हैं जो कि खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सभी को जितने भी अभी तक उनकी तरफ से लगाए गए क्यूसीओज हैं उनको रिव्यू करने के लिए बोला है। मैं बता दूं कि करीब 700 से ज्यादा अभी रिव्यू क्यूसीओज यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स अलग अलग मंत्रालयों ने अब सेक्टर्स पे लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से अगर देखें तो वेस्ट एशिया में युद्ध का संकट है, लिहाजा जो सप्लाई चेन है वो काफी डिस्टर्ब हुआ है और इसकी वजह से जो कच्चा माल है उसको आने में दिक्कत हो रही है। लिहाजा सरकार चाहती है कि जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स में अगर ढील दी जाती है तो बड़े पैमाने पर जो कच्चा माल है वो इंडिया में आ सकता है, जिससे कि खासतौर से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसमें ज्यादातर एमएसएमई शामिल हैं उनको इसका फायदा मिल सकता है कि उनको अच्छी मात्रा में बड़े पैमाने पर जो कच्चा माल है उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिल सकता है। तो अब इसके लिए रिव्यू शुरू हो गया है और रिव्यू के बाद धीरे धीरे इसको चरणबद्ध तरीके से इस क्यूसीओज को हटाने की कोशिश की जाएगी। मैं बता दूं क्यूसीओज एक तरह का एक नॉन टैरिफ बैरियर होता है जिससे कि भारत में जो इंपोर्ट होती हैं उसको रोका जाता है और साथ ही साथ एक गुणवत्ता बनाए रखने के में भी काम आता है। तो सरकार का यह भी कहना है कि गुणवत्ता पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल की उपलब्धता देश में बने, इसलिए क्यूसीओज में ढील देने की तैयारी की जा रही है। एप्पल में लीडरशिप चेंज हो गया है। अब टिम कुक की जगह जॉन टर्नर्स एप्पल के नए सीईओ होंगे। वो 1 सितंबर 2026 से कंपनी की कमान संभालेंगे। वहीं टिम कुक अब कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे। टिम कुक अगस्त के आखिर तक सीईओ के रूप में काम जारी रखेंगे ताकि टर्नर्स के साथ ट्रांजिशन अच्छे से हो जाए। जॉन टर्नर्स ने साल 2001 में एप्पल ज्वाइन किया था। टर्नर्स ने कहा है कि वो खुशकिस्मत हैं कि उन्हें स्टीव जॉब्स के साथ काम करने का मौका मिला और टिम कुक को उनके मेंटर रहे। हालांकि टर्नर्स के सामने एप्पल को एआई की रेस में आगे करने की चुनौती होगी। वहीं टिम कुक के नाम कामयाबी की लंबी लिस्ट है। उन्होंने एप्पल को $4 ट्रिलियन की कंपनी बनाया। टिम कुक ने एप्पल वॉच, एयरपॉड्स, विजन प्रो, एयरटैग, एप्पल म्यूजिक जैसे प्रोडक्ट लॉन्च किए। तो यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। अब बात करते हैं चुनावी दंगल की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी को आतंकवादी कह दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी आतंकवादी हैं और उनकी पार्टी बराबरी के सिद्धांत में विश्वास नहीं करती। How can they join with Modi, who is a terrorist? How can they join with Modi, who is a terrorist? और बयान पर बवाल मचा तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को आतंकवादी नहीं कहा। खड़गे ने कहा कि मोदी आतंकित करते हैं या फिर धमकाते हैं। He is terrorizing people and political parties. I never said he is a terrorist. Terrorizing is, that's why. खड़गे के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि खड़गे ने 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है। खड़गे और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। I strongly condemn Mr. Kharge's statement. I demand an apology from both the partners, Rahul Gandhi and M.K. Stalin, for this downright insult of the people of India. पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। इससे पहले बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में चुनाव प्रचार के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता के लिए ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है।
उन्होंने दावा किया कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और 6 महीने में गोरखाओं की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी के शासन में अत्याचार और अन्याय बढ़ा है, अब जनता बदलाव चाहती है। पूरे बंगाल में घूमता घूमता आज अंतिम दिन पहाड़ पर आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास नहीं होने के लिए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष का समर्थन नहीं करना साफ दिखाता है कि उनकी प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण नहीं है बल्कि राजनीतिक स्वार्थ है। बंगाल चुनाव में महिलाएं कांग्रेस को सबक सिखाएंगी। I'm coming from Kolkata right now, so I could see that the women there are absolutely angry and they are eager to punish the Trinamool Congress for betraying the women of India. पूर्व क्रिकेटर और तेलंगाना के मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने ममता सरकार पर बंगाल में विकास नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। देखिए, कोशिश तो करना पड़ता है। अब एक भी विधायक नहीं तो ये अलग बात है, बट लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। सर मेरे ख्याल में अच्छा है, हम लोग पूरी पार्टी अच्छा कोशिश कर रही। और जैसे पहली बार है कि 294 जितने भी सीटें हम पूरी सीट पे लड़ा रहे, तो उसका मतलब है कि हम लोग फिर से यहाँ पे हम लोग किसी से कोई टाई अप नहीं है, बट लेकिन हम अपनी तरफ से जरूर कोशिश करेंगे। उत्साह तो है। अब इंशाल्लाह देखिए वोट में कन्वर्ट होना चाहिए, वोट करना चाहिए जनता, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा लगता है कि माहौल चेंज होने वाला है। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले घर लौटने वालों को भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों से बड़ी संख्या में लोग कोलकाता और अपने अपने इलाकों के लिए रवाना हो रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इन दिनों कुछ ऐसा ही नज़ारा है। हर तरफ भीड़, प्लेटफॉर्म भरे हुए हैं, ट्रेनों में खचाखच यात्री। लोग किसी भी तरह समय पर घर पहुंचना चाहते हैं ताकि वो वोट डाल सकें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाकर जायजा लिया संवाददाता रवि सिंह ने। 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में चुनाव का पहला चरण है और उससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार पश्चिम बंगाल के लिए लोग रुख कर रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैं तस्वीरें यहां पर दिखाऊं कि भीड़ इस समय काफी ज्यादा है। भीड़ ज्यादा है, बहुत ज्यादा, भीड़ तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो क्या वोटिंग के लिए जा रहे हैं? वोटिंग के लिए सर, ज्यादा। अच्छा। जैसे 2022 का वोट मांग रहा था ना, क्या पता आगे भी 2026 के वोट का लिस्ट मांगे। आप भी वोटिंग के लिए जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, स्पेशली वोटिंग के लिए? हाँ। आप कहाँ, दिल्ली में रहते हैं? कहाँ? दिल्ली में। क्या काम करते हैं आप? सोना का काम। अच्छा, लेकिन मतलब प्लान नहीं था वोटिंग, इसलिए जा रहे हैं। मैम कहाँ, कलकत्ता से? कहाँ से? हाँ, कोलकाता से। तो क्या प्लानिंग वोटिंग के लिए है या क्या है? वोटिंग के लिए। अच्छा, वोटिंग के लिए है। मतलब ये देखने को मिल रहा है कि स्पेशली लोग वोटिंग के लिए जा रहे हैं अलग अलग जगहों से। हाँ, स्पेशली वोटिंग के लिए जा रहे हैं हम। लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपने सीट का। और ये देखिए कि ये एसी कोच है, क्या है? एसी कोच है? एसी कोच है। क्या आप छोड़ने आए थे कि आप जा रहे हैं? जा रहा हूँ। अच्छा, आप जा रहे हैं। तो ये जा रहे हैं और बहुत सारे लोग जो पैसेंजर हैं यहाँ पर, उन लोगों से भी मैं बात कर लेता हूँ। ये यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल के लिए ट्रेन जा रही है, हावड़ा के लिए। सर, क्योंकि चुनाव है, क्या स्पेशली लोग चुनाव के लिए आप जा रहे हैं या फिर वैसे पहले से प्लान? लोग घूमने आए थे, घूमने के लिए घूम के चला जाता है। ये देखने को मिल रहा है लोग स्पेशली चुनाव के लिए जा रहे हैं। मतलब ऐसा कम होता है कि जो दूर दराज जो लोग रहते हैं, होम टाउन
नहीं जाना चाहते हैं कि चुनाव जब होता है, ऐसा क्यों हो रहा है इस बार? ये एसआर हुआ था ना, तो इसके लिए सब एसआर हुआ था ना, तो इसमें सबका नाम आया, इसमें ना दे तो फिर आगे चल के दिक्कत ना आए। अच्छा, इस बार तो लगता है कि मतदान काफी ज्यादा होगा। हाँ ठीक है। और चुनाव आप किस लिए जा रही हैं? चुनाव के लिए? वोटिंग के लिए जा रहे हैं। अच्छा, वोटिंग के लिए जी। अभी ट्रेन में क्या भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है क्या अमूमन आम दिनों में? बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। हाँ। पैर रखने की भी जगह नहीं। तो ऐसे लोगों की एक बड़ी तादाद है जो इस बार, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, सूरत हो या देश का दूसरा कोई हिस्सा हो, वहां से लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में स्पेशली चुनाव के लिए जा रहे हैं, वोटिंग के लिए जा रहे हैं। और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला CNBC आवाज पर लगातार जारी है। आप भी रहिए खबरों पर अपडेट, जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।